आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। बीजेपी के दो धुर विरोधी नेताओं में मुलाकात, किया वसुंधरा और शेखावत में हो गई है सुलह। पीएम हवा में और सिंधिया बालों में फिरा रहे हाथ, प्रधानमंत्री की रैली में जुदा अंदाज में दिखे महाराज। 15 दिनों में सिर्फ 1482 पोस्टर बैनर हटाए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश को ठेंगा दिखा रही बीएमसी। जनता से कटे हुए दरबारी कवि है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, ममता बनर्जी के मंत्री ब्रज बसु ने कसा तंज। स्मृति ईरानी ने अमेठी को क्या सौगात दी, संजय गांधी अस्पताल को लेकर कांग्रेसियों का सत्याग्रह आंदोलन शुरू। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने उनके धुर विरोधी केंद्रीय मंत्री शेखावत पहुंचे हैं। पीएम मोदी की सभा से पहले राजे के आवास पर गजेंद्र सिंह के पहुंचने से फिर राजनीति में कई सवाल खड़े हो गए हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर लगातार राजनीति में सवाल उठ रहे हैं। कभी वह परिवर्तन यात्राओं से गायब रहती है तो कभी दिल्ली के बड़े नेताओं से मुलाकात करती है। राजस्थान की जनता के दिल और दिमाग में यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस बार राजे को बीजेपी कमान सौंपेगी या नहीं। इस बीच केंद्र को यह डर भी सता रहा है कि कहीं वसुंधरा को कमान ना सौंपी तो वह बगावत ना कर दे। हाल ही में राजस्थान के दो मशहूर नेता जिन्हें धुर विरोधी माना जाता है, उनके बीच मुलाकात हुई। रविवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अचानक जयपुर में वसुंधरा के आवास पर पहुंचे। इसके बाद एक बार फिर मोदी की सभा से पहले राजनीति का बाजार गर्म हो गया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। राज्य की ओर से जयपुर में शक्ति प्रदर्शन किए जाने के बाद रविवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अचानक राजे के आवास पर पहुंचे। राजे और शेखावत की मुलाकात ने सबको चौंका दिया। राजनीतिक गलियारों में यही चर्चाएं थी कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि दो धुर विरोधी नेता मोदी के दौरे से ठीक पहले मुलाकात कर रहे हैं। उन्हें पार्टी की ओर से भेजा गया है या सुलह की पहल करते हुए वे स्वयं राजे के घर पहुंचे हैं। राजस्थान में साल 2020 में कांग्रेस में राजनीतिक संकट आया था। उस समय अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को लेकर एक बयान दिया था। गहलोत के बयान पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने उसी समय नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि सीएम अशोक गहलोत ने राजनीतिक विरोधियों को संदेश देने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। सीएम गहलोत ने उस समय दावा किया था कि कांग्रेस के कुछ विधायक बगावत करने वाले थे और षड्यंत्र के तहत सरकार गिराने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी नेता वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने समर्थन देने से मना कर दिया था। शेखावत ने यह भी कहा था कि गहलोत को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि उन्हें कब और कैसे मदद की गई। बहुत दिनों तक पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रही राजे रविवार को एक्टिव नजर आई। रविवार को जयपुर के रामलीला मैदान में आयोजित धर्म रक्षा समिति के मातृशक्ति समागम कार्यक्रम में वह शामिल हुई। इस दौरान राजे ने महिला अत्याचार को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। देर रात को राजे ने पीएम नरेंद्र मोदी की जयपुर में होने वाली सभा को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने पीएम मोदी के ट्वीट को टैग करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को महारैली में शामिल होने का आह्वान किया। 23 सितंबर को जयपुर के सिविल लाइन स्थित वसुंधरा राजे के सरकारी बंगले पर हजारों महिलाएं जुटी। प्रदेश भर में आई इन महिलाओं ने राजे को रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान राजे ने महाभारत का किस्सा सुनाते हुए कहा कि महाभारत में श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने साड़ी फाड़ कर कृष्ण की उंगली पर बांधी थी। बाद में श्री कृष्ण ने द्रौपदी की कौरव से रक्षा की थी। ऐसे में रक्षा सूत्र बांधने के बाद वे भी कृष्ण की प्रेरणा से लोगों की सेवा करेगी और हर राजस्थानी के हक के लिए लड़ती रहेगी। इस दौरान राजे ने यह भी कहा कि वे राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। राजे के इस शक्ति प्रदर्शन ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। पीएम मोदी की भोपाल रैली अब खत्म हो गई है। उन्होंने मंच से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनता से फिर से बीजेपी सरकार चुनने की अपील की। हालांकि इस दौरान बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर सबकी निगाहें रही। उन्हें मंच पे न बोलने का मौका मिला और न ही उन्होंने हाथ उठाकर अभिवादन करने में दिलचस्पी दिखाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को चुनावी राज्य मध्य प्रदेश पहुंचे हुए हैं। यहाँ वह भोपाल के जम्बूरी मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम जनसंघ के सह संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर किया जा रहा था। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की समाप्ति पर यह आयोजन किया गया था। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस महाकुंभ कार्यक्रम में 10 लाख लोगों की भीड़ आई हुई थी। रैली के दौरान मंच पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का जुदा अंदाज दिखा। दरअसल वह पूरी रैली में चुप नजर आए। इसके बाद जब पीएम मोदी भाषण खत्म कर मंच पर लौटे तो उन्होंने वहां मौजूद जनता का अभिवादन किया। उनके साथ बाकी सभी नेता भी अभिवादन कर रहे थे। हालांकि सिंधिया उस दौरान बालों में हाथ फिराते हुए नजर आए। इसके बाद उन्होंने ताली बजाकर अपना अभिवादन दर्ज किया। इस दौरान उन्होंने मुश्किल से 5 सेकंड तक हवा में हाथ हिलाया। बाद में जब स्मृति चिन्ह देने की बारी आई तब भी वह साथ में सिर्फ खड़े रहे। लोगों में उनके इस अंदाज की चर्चा खूब हो रही है। राजनीतिक गलियारों में इसके तरह के बयान निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी की रैली को देखते हुए राजधानी में स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया। भोपाल पुलिस ने पीएम मोदी के आगमन के लिए शहर के कई रास्तों को बंद कर दिया, जबकि कई रास्तों को डाइवर्ट किया है। हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद बीएमसी अवैध पोस्टर बैनर के खिलाफ कार्रवाई करने से कतराती है। बीएमसी कमिश्नर सत्ताधारी दल के दबाव में राजनीतिक और धार्मिक पोस्टर बैनर के खिलाफ कार्रवाई से कोई कड़ा कदम नहीं उठाती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई को स्वच्छ बनाने के लिए अवैध पोस्टर बैनर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल को दिया था, लेकिन बीएमसी ने पिछले 15 दिनों में पोस्टर बैनर के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की है और सीएम के आदेश को ठेंगा दिखाया है। बीएमसी ने पिछले 15 दिनों में मुंबई में सिर्फ 1482 पोस्टर बैनर और बोर्ड हटवाए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीएमसी पोस्टर बैनर के नाम पर कितनी लापरवाही कर रही है। सीएम शिंदे के आदेश के बाद बीएमसी ने 1 सितंबर 2023 से मुंबई में अवैध पोस्टर बैनर के खिलाफ अभियान शुरू किया था। शुरुआत के 6 दिनों में बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए मुंबई के 8325 अवैध पोस्टर हटाए थे, लेकिन इसके बाद अगले 15 दिनों में 21 सितंबर तक मुंबई में कुल 9807 पोस्टर बैनर हटाए गए। इसमें धार्मिक, राजनीतिक और बिजनेस के पोस्टर बैनर शामिल है। सबसे ज्यादा धार्मिक पोस्टर बैनर है। बीएमसी अधिकारी ने कहा कि बीएमसी नियम के अनुसार गणेश पंडाल के 100 मीटर के दायरे में पोस्टर बैनर लगाना वैध है। मुंबई में लगभग हर गली और सड़क पर गणेश पंडाल लगे हैं, इसलिए कार्रवाई करने में मुश्किल हो रही है। गणपति के बाद बीएमसी मुंबई में अवैध पोस्टर बैनर के खिलाफ कार्रवाई तेज करेगी। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि अवैध पोस्टर बैनर के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई अंधेरी पूर्व और पश्चिम, बांद्रा पूर्व, भांडुप, खार पूर्व, वर्ले पार्ले पूर्व और अंधेरी पूर्व में की गई है। मुंबई में अधिनिकृत बैनर, पोस्टर, बोर्ड लगाने पर प्रतिबंध है। बीएमसी शिकायत मिलने पर इन्हें हटाती है। बीएमसी ने 1 से 21 सितंबर के बीच कुल 9807 पोस्टर बैनर के खिलाफ कार्रवाई की। इसमें सबसे ज्यादा 4919 पोस्टर बैनर धार्मिक थे, वहीं दूसरे नंबर पर राजनीतिक पोस्टर बैनर रहे। बीएमसी ने 3566 पोस्टर बैनर राजनीतिक दलों के थे, जबकि इस दौरान 608 कमर्शियल बोर्ड्स व बैनर हटाए गए। साथ ही कुछ सामाजिक बैनर भी हटाए गए। उसमें 1881 पॉलिटिकल बैनर, 1570 बोर्ड्स और 115 पोस्टर्स शामिल थे। इस तरह 432 कमर्शियल बैनर, 154 बोर्ड्स और 22 पोस्टर, धार्मिक 3145 बैनर, 1502 बोर्ड्स और 272 पोस्टर शामिल है। बता दें कि वर्ष 2011 में हाईकोर्ट ने सभी होल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाने का आदेश दिया था। तब भी राजनीतिक दलों ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि वह बिना परमिशन के पोस्टर बैनर नहीं लगाएंगे। गांधी प्रतिमा के नीचे तृणमूल शिक्षा सेल की मीटिंग हुई। इसमें शिक्षा मंत्री वत्स बसु ने राज्यपाल का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा। मई में शुरू हुआ टकराव एक बार फिर से शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालय में अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल के बीच विवाद सुलझ नहीं रहा है। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद शनिवार को उसकी दोबारा शुरुआत हुई। गांधी मूर्ति के नीचे तृणमूल शिक्षक सेल की मीटिंग में शिक्षा मंत्री वत्स बसु ने राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जनता से कटा हुआ दरबारी कवि करार किया।
शिक्षा मंत्री बोस की शुक्रवार की इस टिप्पणी का हवाला दे रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने संवैधानिक सहयोगी को 9 सितंबर को लिखे पत्र के बारे में कहा था कि यह जानकारी उनके बीच गोपनीय रहनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि यदि कोई भी पक्ष पत्र के बारे में बात करना चाहता है तो वे उचित समय पर ऐसा करे। जो रहस्य था वह अब अतीत है। राज्यपाल की टिप्पणी पर बोस ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के शिक्षक सेल से कहा कि राजभवन में एक कवि है, लेकिन कवि का जनता से कुछ जुड़ाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे एक दरबारी कवि है, हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि क्या हमें ऐसे पद के साथ चिपके रहना चाहिए जो सफेद हाथी की तरह है। कोई उस पद को जीवित रखने की कोशिश कर रहा है जिसकी वर्तमान समय में कोई प्रासंगिकता नहीं है। अभिनय और रंगमंच से जुड़े रहे ब्रत्य बसु संभवतः बोस का हवाला दे रहे थे, जो राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति है। राज्यपाल की ओर से विश्वविद्यालयों के अंतरिम कुलपति की नियुक्ति के मुद्दे पर बसु ने कहा कि कुछ कुलपति राज्यपाल के साथ नजदीकी बढ़ा रहे हैं। पूर्व में उनसे कईयों के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा कि हम उन्हें धमकाएंगे नहीं, हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि वे राज्य में ही रहेंगे। उन्हें याद रखना चाहिए कि इस कवि यानी राज्यपाल का कार्यकाल हो सकता है कि लंबा न हो। बसु ने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी देश के हर संस्थान और पद पर कब्जा कर रही है। राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच तकरार इस साल मई महीने में राजभवन की ओर से 16 विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति से शुरू हुई थी। राज्य सरकार का दावा है कि राज्यपाल ने एक तरफा तरीके से इन अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति की और इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री के साथ चर्चा नहीं की गई। मंत्री की ओर से राज्यपाल पर निशाना साधे जाने के बाद राज्य के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि शिक्षा मंत्री को राज्यपाल कार्यकाल के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो बहुत ही खराब टिप्पणी है। 14 सितंबर को पथरी के ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करते हुए इसे बंद कर दिया था। कांग्रेस के नेता लगातार इस अस्पताल को बहाल किए जाने की मांग कर रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल से जुड़ा विवाद बढ़ता जा रहा है। अस्पताल का लाइसेंस बहाली को लेकर कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक ने संघर्ष समिति के बैनर तले सीएमओ ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके इलाके के लोग और कई समाज सेवी भी शामिल है। दीपक सिंह ने अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अमेठी से कई विकास कार्यों को यहां से लेकर चली गई। गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भी संजय गांधी अस्पताल पर कार्रवाई की निंदा की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि संजय गांधी अस्पताल खोले जाने और सरकारी अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के बहाल होने तक उनका सत्याग्रह और धरना जारी रहेगा। धरने में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल सहित पार्टी के कई स्थानीय नेता व कार्यकर्ता शामिल है। दीपक सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया, भाजपा सरकार ने ईर्ष्यावश संजय गांधी अस्पताल को बंद कर दिया है, पर अपने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था दुर्व्यवस्था नहीं की। अस्पताल खुलने, उनकी व्यवस्था में सुधार, डॉक्टर और स्टाफ की तैनाती किए जाने तक अमेठी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सीएमओ ऑफिस पर हमारा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह धरना जारी रहेगा। 1.5 करोड़ घाटा सहकर भी मरीजों को इलाज दे रहा था अस्पताल। दीपक सिंह ने कहा कि संजय गांधी अस्पताल बंद कर दिया गया है, जबकि सरकारी जिला अस्पताल से लेकर सीएचसी पीएचसी में डॉक्टर और स्टाफ न के बराबर है। जांच की मशीन नहीं है, अगर मशीन है तो ऑपरेटर नहीं है। ऐसे में संजय गांधी अस्पताल को बंद कर अमेठी के आम गरीब इंसान को इलाज के अभाव से मरने के लिए छोड़ दिया गया है। दीपक सिंह ने कहा कि संजय गांधी अस्पताल सालाना 1.5 करोड़ का घाटा सहते हुए अमेठी के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ अच्छा इलाज दे रहा था। उसे बंद करके स्मृति ईरानी ने अमेठी के लिए क्या सौगात दी है? क्या मौत की सौगात दी है? हम कांग्रेस के लोग हैं, नफरत के खिलाफ, ईर्ष्या के खिलाफ सत्याग्रह के मार्ग पर बैठे हैं। जब तक अमेठी में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो जाती, संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस बहाल नहीं हो जाता, तब तक यह आंदोलन अनावरत चलता रहेगा। संजय गांधी अस्पताल का संचालन संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट दिल्ली द्वारा किया जाता है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस ट्रस्ट की अध्यक्ष है। पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसके सदस्य है। इस अस्पताल की आधारशिला 1 सितंबर 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसका लोकार्पण किया था। तब से यह अस्पताल निरंतर अपनी सेवाएं दे रहा है। अमेठी के राम शाहपुर की महिला मरीज दिव्य शुक्ला 14 सितंबर
दिसंबर को पथरी के ऑपरेशन के लिए इस अस्पताल में भर्ती हुई थी और उसकी मौत के बाद अस्पताल विवाद में आ गया। दिव्या के पति अनुज शुक्ला का आरोप है कि उसकी पत्नी को अधिक मात्रा में एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा दी गई थी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और अंत में उसकी मौत हो गई। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई। दिव्या की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने रजिस्ट्रेशन निलंबित कर अस्पताल को बंद कर दिया था। गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अस्पताल में ताला बंद किए जाने की सोमवार को कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि दलीय भावना से ऊपर उठकर अस्पताल को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के तमाम बच्चे इस अस्पताल में नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्स कर रहे थे तथा लोगों को इलाज की सुविधा मिलती थी। उन्होंने कहा कि यह देखते हुए अस्पताल को बंद किया जाना जनहित के खिलाफ है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश के साथ।